तस्वीर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने जानी जमीनी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को जमींदोज होंगे ट्विन टावर। नौ सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। नोएडा में पहली बार ब्लास्ट कर गिराई जाएगी बिल्डिंग। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे आसपास के अपार्टमेंट्स। टावर गिराते वक्त मौके पर रहेंगे सिर्फ 5 लोग, पुलिस अधिकारी, ब्लास्ट एक्सपर्ट और 3 स्पेशलिस्ट। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सुपर टेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख अब बस नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर है और इसको हम आपको बता दें कि 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। सिर्फ 9 सेकंड में ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इस दौरान ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटे तक बंद रहेगा, क्योंकि इससे जो मलबा गिरेगा इससे कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। ना कोई गाड़ी से आ सकता है, ना कोई पैदल आ सकता है। अपार्टमेंट्स 5 घंटे पहले खाली करवा दिए जाएंगे, यानी पूरी तरह से इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाएगा। टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे, इसके अलावा कोई इस टावर में मौजूद नहीं होगा। पुलिस अधिकारी, विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा उस वक्त सिर्फ 5 लोग मौजूद होंगे। तो सिर्फ 9 सेकंड में इस टावर को गिरा दिया जाएगा। 9 सेकंड लगेंगे इस टावर को ध्वस्त होने में। नोएडा के सेक्टर 93A की बात की जाए तो इस पर ट्विन टावर 22 मई को हम आपको बता दें विस्फोटकों में एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा, यानी जितने पिलर इस ट्विन टावर जिस पिलर पर खड़ा है उसमें लगाए जाएंगे। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरा जाएगा, क्योंकि दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसे गिराना है, इसलिए विस्फोटक इसमें भरा जाएगा। बाद में रिमोट कंट्रोल से विस्फोट होगा, इसलिए इसमें सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि रिमोट का बटन दबाते ही विस्फोट जो है वो शुरू हो जाएगा और एक कर पूरी तरह से विस्फोट, और फिर 9 सेकंड में ये दोनों जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। विस्फोट करने पर आवाज नहीं होगी। बताया जा रहा बहुत साइलेंटली इसे विस्फोट किया जाएगा और फिर ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिरा दी जाएगी। टीवी पर पहली बार सुपर टेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। सुपर टेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने से पहले की तैयारी जोरों पर चल रही है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों और चुनौतियों के बारे में गहराई से पड़ताल की। तो सुपरटेक के इन्हीं 2 टावरों को गिराया जाना है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि टावर गिराए कैसे जाएंगे, चुनौतियां क्या हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस सवाल का जवाब देंगे हमें उत्कर्ष जी, क्योंकि एडिफिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली है इस टावर को गिराने की, और उसके इंडियन पार्टनर हैं उत्कर्ष मेहता जी। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, हमारे दर्शकों को 2 हिस्सों में पूरे प्रोसेस को समझाइएगा। एक तो चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनौतियों में अगर आप सोचेंगे तो एक जो गैस की पाइपलाइन जा रही है ATS के, ये कॉमन कंपाउंड वॉल से 5 मीटर की दूरी पे है, बट बिल्डिंग से काफ़ी वो दूर है। सो दैट इज़ वन, एक चैलेंज वो है हमारे लिए। मेजर चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये चैलेंज है और दूसरी चैलेंज एमरल्ड कोर्ट की अपेक्स एस्टर टावर नंबर 1
वो सबसे नज़दीक है जो 9 मीटर पे है। अभी ये दोनों चुनौतियों को ऑलरेडी वी हैव लाइंड अप, हमने सोच रखा है कि इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे। 9 सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। इन ट्विन टावर को तोड़ने के लिए चुनौतियां हैं, तो उनका उपाय भी किया गया है। पास से जा रही गैस पाइपलाइन के लिए तैयारी कर ली गई है। गैस पाइपलाइन पे हम लोग 3 mm की प्लेट बिछा रहे हैं पूरी लाइन पे, पूरी लेंथ वाइज। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 मीटर का डेब्रिस का ढेर कर देंगे। सो बेसिकली ऑलरेडी ये 3 मीटर दूर है, डीप है ज़मीन से। सो ये 3 मीटर प्लस हमारा 2 मीटर, ऐसे करके टोटल 5 मीटर वो पाइपलाइन रहेगी। अच्छा। और बीच में प्लेट रहेगी, MS की प्लेट। सो देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ उसको पेनिट्रेट करके पाइपलाइन तक ना जा सके। वो एक तरीका गैस पाइपलाइन का हम लोग ने सोच रखा है और ये अप्रूव भी हो चुका है गैस गेल अथॉरिटीज से। सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर के लिए भी उपाय किए गए हैं, ताकि ब्लास्ट के दौरान सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर को किसी तरह का नुकसान न हो। कंटेनर्स एक के ऊपर एक बिछा के रखेंगे। कंटेनर्स नीचे ज़मीन से एंकर्ड रहेंगे ताकि वो किधर भी जा ना सके, और थोड़ा बिल्डिंग और कंटेनर के बीच में गैप रहेगा। सो कुछ भी अगर डेब्रिज आके, डायरेक्ट फॉल तो आने नहीं वाला है उस पर, लेकिन एक बार बिल्डिंग नीचे आने के बाद वो पूरा डेब्रिज रोल ओवर होते हैं। वो रोल ओवर डेब्रिज को अटकाने के लिए कि बिल्डिंग को टच ना होवे, उसके लिए हम लोग वो कंटेनर्स वहाँ बिछा रहे हैं। तो ये मेजर 2 चीज़ें हैं जो हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे अपार्टमेंट। दिल्ली NCR में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होगा। ट्विन टावर के आसपास की सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 3 घंटे पहले और विस्फोट के 2 घंटे बाद तक घर से बाहर रहना होगा। देर अगर आप पूछेंगे तो हमने रिक्वेस्ट की कि 3 घंटा पहले वो अपने घर छोड़ देवे। व्हेन वी से घर छोड़ देवे मतलब उनको कुछ भी लेके नहीं जाना है, सामान वगैरह सब कुछ सेम जो जगह पे जैसा है वैसे ही रखना है। बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होना है 3 घंटे पहले, और ब्लास्ट हो जावे उसके 2 घंटे बाद। सो तकरीबन 5 घंटे उन लोग को या तो कोई घूमने जा सकता है या किसी फैमिली के यहाँ जा सकते हैं। ये भी एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है। 22 मई को विस्फोट के दिन आसपास की बिल्डिंग्स को लेकर भी टेंशन है। मेरे पीछे वो दोनों टावर है जिनको गिराया जाना है, सियान और एपेक्स टावर है। अब सवाल यह है कि इन दोनों टावरों को गिराने की चुनौतियां क्या हैं। आप देखिए तैयारियां तो यहाँ शुरू हो गई हैं, 22 मई को इसको ध्वस्त करना है, लेकिन उन तैयारियों की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ लीजिए और चुनौतियां क्या हैं वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इन दोनों टावरों के तीनों ही तरफ इमारतें बनी हुई हैं। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे दाहिने तरफ ATS की सोसाइटी है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। इसके ठीक पीछे, टावर के ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, पार्श्वनाथ सोसाइटी है, और इसके बाईं तरफ सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारी फैमिलीज पहले से रह रही हैं। अब चुनौती ये है कि जब इन टावरों को गिराया जाए उस दौरान किसी प्रकार का कोई नुकसान ना तो ATS सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हो, ना पार्श्वनाथ में रहने वाले लोगों को हो, और ना ही सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में रहने वाली फैमिलीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और खबर आ रही है गाजियाबाद में दिन दहाड़े लूट हुआ है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 25 लाख रुपए लूट लिए हैं। मसूरी इलाके की वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप से कर्मचारी से करीब बदमाशों ने 25 लाख रुपए लूट लिए हैं। मसूरी इलाके में पेट्रोल पंप है जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक बड़ी वारदात, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप में कर्मचारी से 25 लाख रुपए बदमाशों ने लूट लिए हैं और बदमाश ये पैसे लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मसूरी का इलाका है और यहीं पर ये पेट्रोल पंप स्थित था। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 25 लाख रुपए पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटकर बदमाश भाग गए हैं। जो पेट्रोल पंप है वो मसूरी इलाके में बताया जा रहा है।
गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और एक पेट्रोल पंप को इसका निशाना बनाया गया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से करीब 25 लाख रुपए की लूट की है और मौके से फरार होते हुए ये बदमाश दिखाई भी दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है जहां पर एक पेट्रोल पंप में कर्मचारी से 25 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए। बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मसूरी इलाका, गाजियाबाद का जो मसूरी इलाका है वहीं पर यह पेट्रोल पंप था जहां पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कब की घटना है ये? जी, आपको बताना चाहूंगा अब से तकरीबन आधे से पौन घंटे पहले की घटना है, जब मसूरी इलाके में ही एक पेट्रोल पंप के यहां से निकले थे बैंक में पैसा जमा कराने के लिए। 2 बाइकों पे 4 पेट्रोल पंप थे और तस्वीरें आपको पीछे की दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचे, यहां पर बदमाश आए। 2 बाइक पे 3 बदमाश थे और उन्होंने उन्हें ओवरटेक किया पेट्रोल पंप कर्मियों को, और ओवरटेक करने के बाद उनसे रुपए से भरा बैग लूटने लगे। लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों पर 3 हवाई फायरिंग भी की, जिससे डरे हुए पेट्रोल कर्मियों ने वहां पर उनको बैग उनको सौंप दिया, जिसके बाद बदमाश यहां पर तो अमित, ये जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, क्या इस पैसे से भरे बैग को लेकर कहीं जा रहे थे क्या? जी, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे, ये पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने के लिए बैंक में जा रहे थे, जो कि इनके रोजाना का रूटीन था। उसी रूटीन के चलते ही ये वहां के लिए निकले भी थे। लेकिन आज जैसे ही ये बैंक से कुछ ही दूरी के पास ही पहुंचे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं, इन्हें ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करने के बाद इनसे रुपयों से भरा बैग छीनने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो 3 हवाई फायर करने के बाद वो उनसे रुपयों से भरा हुआ बैग लूट लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि कप्तान मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से गाजियाबाद में 25 लाख की लूट हुई है, इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले भी लूट हुई थी। लगातार गाजियाबाद में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और पुलिस हर बार की तरह यही कहती रह जाती है कि जल्द ही इस घटनाक्रम का भी खुलासा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि दिन दहाड़े यानी अब से आधे घंटे पहले इस बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। ये जो मसूरी इलाका है जहां पर ये पेट्रोल पंप है, क्या थोड़ा सुनसान इलाका है या फिर किस तरीके का इलाका है अमित? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, पॉश कॉलोनी कहलाई जाती है और गोविंदपुरम इलाका पड़ता है मसूरी थाना क्षेत्र का ही। और यहाँ पर आप जहां भी आपकी नजर जाएंगी, ऊंची ऊंची यहाँ बिल्डिंग बनी हुई हैं और यहाँ बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। रिहायशी ये इलाका है और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो मैं घटनाक्रम आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर उनके साथ एक्चुअल घटनाक्रम हुआ था, गोली के निशान बने हुए हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ खड़े हुए हैं। और लेकिन जिस तरीके से सरे रहा इस वारदात को अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस के भी इस बार बात को लेकर कटघरे में आती है कि बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। यही कारण भी रहा कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये गोली का निशान आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये गोली का निशान यहां पर है। जैसे ही इनके ऊपर फायरिंग की गई, उसके बाद से पेट्रोल पंप के जो कर्मी थे वो डर जाते हैं और रुपयों से भरा हुआ बैग बदमाशों को दे देते हैं और बदमाश लूटने के बाद भी पिस्टल लगाते हुए मौके से फरार होते हैं। शायद ये योजना काफी दिनों से ये बना रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इस वक्त ये लोग पैसे से भरा बैग लेकर जाते। जिस तरह से आप भी बताइए कि एक रूटीन काम था इनका, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस लूटपाट को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले उनकी पूरी रैकी की गई है और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कहीं कोई मुखबिर तो नहीं है, कोई पेट्रोल कर्मी तो नहीं है जिसने कि इस बात की सूचना बदमाशों को दी और जिसके बाद बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कुल कितने बदमाश बताए जा रहे हैं अमित? कुल 3 बदमाश थे, जो कि 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर आए थे और उन्होंने ही जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं इन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद इनसे लूट का प्रयास किया। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो तीनों ही जो बदमाश थे उनके पास पिस्टल थी और तीनों ने ही फायरिंग की। एक फायरिंग तीनों द्वारा की गई। 3 यहाँ राउंड गोलियां चली थी, जिसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मी थे वो डर गए और डर के मारे उन्होंने उनको जो बैग था पैसों से भरा हुआ वो हैंडओवर कर दिया, जिसके बाद भी बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए यहाँ से आसानी से निकल गए। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से छानबीन कर रही है अमित? पुलिस का कहना यही है कि जो रैकी की गई है या किसी पेट्रोल पंप कर्मी की ही, तो इसमें कोई साजिश नहीं है। साजिश के तहत तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इस पहलू पर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस उनकी भी तफ्तीश कर रही है। जो आसपास ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में जो पेशी होनी थी वो अब खत्म हो गई है। मुख्तार के एम्बुलेंस निकाल रहे हैं एमपी एमएलए कोर्ट से, अब वो बाहर निकल रहे हैं मुख्तार अंसारी। और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को यहां से लेकर जाया जा रहा है और मुख्तार अंसारी यहां से सीधे आप बांदा जेल जाएंगे
और मुख्तार अंसारी को यहाँ से कैंटोनमेंट होते हुए जो रायबरेली होते हुए फतेहपुर होते हुए उनको जो है बांदा तक लेकर जाया जाएगा। और सुरक्षा का पैमाना देखिए मुख्तार अंसारी का, बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी जोन में मुख्तार अंसारी को यहां से लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की हैं, जहां से मुख्तार अंसारी को जो है लेकर जाया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच में। चूंकि सेंसिटिविटी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा है। देखिए पुलिस की एक गाड़ी जो है वो उनके आगे लगी हुई है, एम्बुलेंस को चारों तरफ से पुलिस के कर्मचारी और आरएएफ के कर्मचारी घेरे हुए हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और मुख्तार अंसारी को यहां से जो है शहर के बाहर इसी सुरक्षा के बीच जो है वो लेकर जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को जैसे ही वो शहर की गहमा गहमी और भीड़ से बाहर होंगे तब उसके बाद जो फ्लीट है वो लेकर जाएगी। लेकिन शहर में सेंसिटिविटी को देखते हुए मुख्तार अंसारी को लेकर के पूरे जो है दल बल के साथ पुलिस के और आरएएफ के जवान लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हालांकि पूरे शहर की भीड़ भाड़ से मुख्तार अंसारी को निकालकर जो सन्नाटा इलाका है हजरतगंज तक ये फ्लीट इसी तरह से जाएगी और सारे पुलिस और आरएएफ के जवान यहां से कैंटोनमेंट तक इसी तरह से जाएंगे। चूंकि मुख्तार अंसारी की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा आम गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, आम लोगों को रोका जा रहा है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में देखिए वज्र वाहन पीछे से मुख्तार अंसारी की गाड़ी को फॉलो करेगा। ये तीसरी गाड़ी है, सबसे आगे पुलिस की एक जीप है, फिर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है और फिर ये वज्र वाहन है। चूंकि मुख्तार अंसारी की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और शहर में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, लिहाजा पुलिस उनको यहां से फॉलो करा रही है। यहां से उनको बांदा लेकर जाया जाएगा, यहां से कैंटोनमेंट होते हुए रायबरेली होते हुए उन्हें फतेहपुर तक लेकर जाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एमपी एमएलए कोर्ट परिसर से बता रहे थे शबाब कि किस तरह से आप मुख्तार की पेशी खत्म हो चुकी है और एक बार फिर से बांदा के रास्ते पर मुख्तार निकल चुके हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरएएफ के जवान और पुलिस की तमाम पहरेदारी में जो मुख्तार की एम्बुलेंस है वो निकली है और बताया जा रहा है कि हजरतगंज होते हुए ये यहां से निकलेंगे और फिर शहर को पार करा दिया जाएगा। संवेदनशीलता को देखते हुए ये तमाम फोर्सेस लगाई गई है। शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, अब जब यहां से एमपी एमएलए कोर्ट परिसर से जब ये गाड़ी निकली है तो किस रूट से होते हुए फिर बांदा की तरफ आगे बढ़ेगी और किस तरह की सतर्कता बरती जा रही, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसको लेकर? देखिए ये पीछे एमपी एमएलए कोर्ट है जहां से मुख्तार अंसारी के पूरी गाड़ी को पूरे सुरक्षा के पैमानों के साथ जो है वो लेकर जाया जा रहा है। और आपको मैं दिखाऊं, चूंकि ये इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, भीड़भाड़ बहुत ज्यादा है, लिहाजा पुलिस और आरएएफ के जवान इस पूरी भीड़ से जो है वो मुख्तार अंसारी की गाड़ी को बाहर निकाल कर वापस लौट रहे हैं। हम हजरतगंज से जो है मुख्तार अंसारी की गाड़ी के आगे जो जिप्सी चल रही है और पीछे जो वज्र वाहन चल रहा है वो मुख्तार अंसारी को लेकर के रायबरेली से होते हुए फतेहपुर होते हुए जो है वो बांदा के लिए रवाना हो गया है। मुख्तार अंसारी तकरीबन 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में उनकी हेयरिंग हुई है, मामले पर सुनवाई हुई है और बहुत जल्द ये भी पता चलेगा कि क्या मामले में डिस्कशन हुआ है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जैसे ही सुनवाई पूरी हुई वैसे ही उनको एमपी एमएलए कोर्ट से बाहर जाने के लिए जो है वो जैसे तैयारी हुई, वो सुरक्षा का बड़ा पैमाना था। बड़ी तादाद करीबन 50 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान और जो है आरएएफ के जवान उनको छोड़कर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या थी आरएएफ के जवानों की। मुख्तार अंसारी को ये सब जो भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां से हजरतगंज तक छोड़कर आए हैं। यहां से मुख्तार अंसारी सीधे कैंटोनमेंट होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे, रायबरेली होते हुए फतेहपुर और फतेहपुर से सीधे बांदा के लिए रवाना होंगे। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 घंटा मुख्तार अंसारी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मामले पर सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या निकला ये भी हम आपको बताएं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके वकील भी जो थे वो पेश थे, वो मौजूद थे। और मुख्तार अंसारी से मिलने उनके जो भतीजे हैं मन्नू अंसारी वो भी पहुंचे हुए थे। हालांकि मन्नू ने किसी से बात नहीं की, लेकिन मुख्तार अंसारी से मिलने वो एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हुए थे। ठीक है शबाब, इस पर आपसे लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें मुख्तार अंसारी की पेशी खत्म हो गई है एमपी एमएलए कोर्ट से और एक बार फिर से अब बांदा की तरफ निकल पड़ी है मुख्तार की एम्बुलेंस। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।